हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द बिजनेस लॉ। जैसा कि फाइनल एग्ज़ाम जो है विद इन 10 और 15 डेज़ के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं, तो इट्स द टाइम ऑफ रिवीजन। तो यहाँ पे मैं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जो कि बेस्ड है लास्ट ईयर के पेपर के ऊपर। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बिजनेस लॉ के पेपर के अंदर 30 मार्क्स के होते हैं। और ये जो 30 मार्क्स है इसके अंदर बड़ी आसानी के साथ हम 20 to 25 ले सकते हैं अगर हमने पहले से ही शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज किया हुआ है। तो अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उसी तरह दिस इज़ माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट जो कि मेन्यू के अंदर फ्री टेस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हो। और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर जो है बिजनेस लॉ के वहाँ पे भी वो भी आपको मेरे इस ऐप के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएंगे। और उसी तरह बिजनेस लॉ का स्ट्रक्चर कोर्स भी एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस जो है डैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे क्वेश्चन है, वॉइड एग्रीमेंट, व्हाट इज़ क्विड प्रो क्वो, what is novation, define quantum merit, what is bailment, what is bailey, what is caveat-emptor, what is LLP agreement, define an agent, what is coercion। तो इसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वॉइड एग्रीमेंट। देखो, जो अग्रीमेंट होता है उसका मतलब होता है कि एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है तो उसको हम कहते हैं वॉइड, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज़ ए वॉइड। इसका जो इफ़ेक्ट होता है नल होता है, इसकी इन्फोर्समेंट के लिए हम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। जो एग्रीमेंट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स होते हैं उनमें से ही इट डज़ नॉट फुलफिल ऑल द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो हम कहते हैं ये वॉइड एग्रीमेंट है। ये जो एग्रीमेंट है कोई लीगल राइट्स क्रिएट नहीं करता, ना ही कोई ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है, और जो लॉ की आइज़ के अंदर जो है ये नील होता है, नल होता है। और यहाँ पे मतलब वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि पार्टीज़ के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। इट इज़ वॉइड अब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज़ वॉइड। ये कोई लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करता। जैसे माइनर जो है ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर के साथ अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो डैट इज़ ए वॉइड। उसी तरह अनसाउंड माइंड के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं तो डैट इज़ ऑल्सो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और वॉइड एग्रीमेंट की जो एग्जाम्पल है कि जैसे हम उन व्यक्तियों के साथ एग्रीमेंट करते हैं दोज हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और उसी तरह एग्रीमेंट विच आर मेड अंडर ए बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और उसी तरह जिन एग्रीमेंट्स के अंदर जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है, तो वो भी जो एग्रीमेंट है वॉइड एग्रीमेंट है। उसी तरह एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जो है एक्सेप्शंस को छोड़ के वो भी वॉइड एग्रीमेंट है। और कुछ एग्रीमेंट जो है कोर्ट डिक्लेयर करता है, जैसे रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, तो कुछ एग्रीमेंट जो लॉ डिक्लेयर करता है वो भी वॉइड होते हैं। तो सेकंड जो है व्हाट इज़ क्विड प्रो क्यू, इसका मतलब होता है बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है कि जो हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंसिडरेशन जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है, कि जब भी हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जो है डैट इज़ वॉइड, कि जैसे ए बी को कहता है कि मैं तुम्हारी पिक्चर पेंट कर दूंगा, तो ऑब्वियसली बदले में उसको पिक्चर पेंट करेगा तो बदले में उसको 200 मिलेंगे, और बी जो है वो 200 देगा, बदले में उसकी पिक्चर पेंट हो जाएगी। तो क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है समथिंग रिटर्न, के बदले में हमें क्या मिल रहा है। अगर देखो जो भी हम काम करते हैं और बदले में हमें कुछ नहीं मिलता तो वो वॉइड होता है। समथिंग इज़ नोन एज ए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है जब हम क्विड प्रो क्यू के अंदर यूज़ करते हैं तो बदले में हमें क्या मिल रहा है, कोई बेनिफिट भी हो सकता है, कोई राइट भी हो सकता है, कोई इंटरेस्ट भी हो सकता है, कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है जो एक पार्टी को एक्रिव करे। और इसी तरह क्या होता है कि कई बार फोरबियरेंस के जैसे एक व्यक्ति ने पैसे उधार पे लिए थे, मैच्योरिटी डेट पे वो पे नहीं कर पाता, तो दूसरी पार्टी जो है कोर्ट के अंदर जाना चाहती है तो वो उसके साथ जो है
उसको ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हें जो है विद इन 1 वीक जो है पैसे दे दूंगा विद पहले 6% इंटरेस्ट था, अब 7% के हिसाब से दे दूंगा, तो आप कोर्ट के अंदर ना जाओ। तो इस तरह की जो कंसिडरेशन है फोरबियरेंस, तो जो क्रेडिटर है वो एग्री कर जाता है कि वो कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा, वो मुकदमा फाइल नहीं करेगा। डेट्रीमेंट, लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सफर्ड ऑन अंडरटेकन बाय अदर पार्टी। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में व्हाट वी आर गेटिंग। तो जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, वो वॉइड होते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉलिक, कंसिडरेशन इज द प्राइस। देखो, कंसिडरेशन वो प्राइस है जिसके बेसिस पे हम दूसरे का प्रॉमिस परचेज करते हैं। प्रॉमिस जो दिया जाता है गिवन फॉर वैल्यू डैट इज़ इन्फोर्सिबल, कि जिन एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन होती है, लॉ ये नहीं देखता कि कंसिडरेशन जो है सफिशेंट है या नहीं है, बट कंसिडरेशन एग्जिस्ट करती है और पार्टीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एग्रीमेंट जो होते हैं वो वैलिड होते हैं, प्रोवाइडेड कि वो अदर एलिमेंट जो है उसको भी फुलफिल करते हैं। तो व्हाट इज़ कोहेशन? देखो, जो एग्रीमेंट जहाँ पे फ्री कंसेंट मिसिंग है, तो वो एग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइडेबल होते हैं। तो कोहेशन जो है, जिसको सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है, कोहेशन के अंदर क्या होता है कि किसी को हम धमकी देते हैं या फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारे साथ एग्रीमेंट एंटर करे, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट जो होती है मिसिंग होती है। कोहेशन को सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है कोहेशन एज द कमिटिंग, कि जब हम किसी को थ्रेट देते हैं और ऐसा कोई एक्ट करते हैं जो कि इंडियन पीनल कोड के मुताबिक प्रोहिबिटेड है। और उसी तरह यहाँ पे हम किसी को अनलॉफुल डिटेन करते हैं या उसको कहते हैं कि तेरी प्रॉपर्टी को हम अपने पास रखेंगे जब तक तो एग्रीमेंट नहीं करता। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन, जिससे कि दूसरे पर्सन को, जब हम दूसरे पर्सन को धमकी देते हैं कि तुझे अनलॉफुल डिटेन करेंगे या तेरी बेबी मतलब अनलॉफुल डिटेनिंग या तेरी प्रॉपर्टी को डिटेन करेंगे, और उसके अंदर इंटेंशन होती है कि वो व्यक्ति जिसको हम थ्रेट दे रहे हैं, जिसको हम ये धमकी दे रहे हैं, वो हमारे साथ एग्रीमेंट एंटर करे। तो यहाँ पे ये इमटेरियल है कि जब ये धमकी दी गई या अनलॉफुल डिटेनिंग हुई, इंडियन पीनल कोड उस वक्त प्रेजेंट था या नहीं था। सेक्शन 19 कहता है कि जहाँ पे बेसिकली कोहेशन के द्वारा हम जिस पार्टी की कंसेंट प्राप्त करते हैं, अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इसका जो इफ़ेक्ट है, जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, कोहेशन के द्वारा प्राप्त की गई है, उसकी मर्जी के बेसिस पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल होता है। व्हाट इज़ नोवेशन? देखो, यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई नया जैसे पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है, तो हम कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था, डैट इज़ डिस्चार्ज बाय नोवेशन, कि उसकी जगह पे नया एग्रीमेंट आ गया है। तो नोवेशन मीन्स, नोवेशन का वैसे मतलब होता है न्यू, तो यहाँ पे नोवेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एग्जिस्टिंग वन, कि जो एग्जिस्टिंग पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जिस्टेंस में आ गया है। और नोवेशन 2 वे से अकर कर सकती है। देखो, जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर पार्टी जो है सब्स्टिट्यूट हो गई हैं, या ये भी हो सकता है कि पार्टीज़ वही हैं बट कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन न्यू हो चुकी हैं, उसकी जगह पे न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस आ चुकी हैं। जैसे ए जो है उसने बी के पैसे देने हैं, अब ए, बी और सी के बीच में एग्री करता है कि बी जो है सी से पैसे लेगा। सी जो है इंस्टेड ऑफ ए जो है डेटर है, तो ओल्ड डेट जो ए और बी के बीच में था वो ख़त्म हो गया। अब जो न्यू डेट है डैट इज़ बिटवीन दी सी एंड बी, वो बन गया। तो नोवेशन के जो असेंशियल है, एक तो क्या है कि जो नोवेशन होती है, जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाया जाता है, तो वो वहाँ पे सारी पार्टीज़ की कंसेंट चाहिए, और जो नया कॉन्ट्रैक्ट आता है उसको लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो, यहाँ पे जब हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये उसकी मैच्योरिटी से पहले होना चाहिए। सो डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज़। देखो, कंडीशन जो है स्टिपुलेशन है जिसके बेसिस पे हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, और अगर इसकी ब्रीच होती है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और ब्रीच ऑफ कंडीशन को जो बायर है वो ब्रीच ऑफ वारंटी भी मान सकता है और सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम कर सकता है। बट वारंटी जो होती है वो कोलैटरल होती है, और वहाँ पे अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होती है तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, सिर्फ डैमेजेस ही क्लेम कर सकता है। और ब्रीच ऑफ वारंटी को कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जा सकता।
बट इज़ कैविटेम्प्टर, देखो कैविटेम्प्टर का मतलब होता है कि जो बायर है जब वो चीज़ें खरीदता है तो अच्छी तरह एग्ज़ामिन करके ख़रीदे। अगर उसके बाद भी कोई फॉल्ट आता है तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेलर सिर्फ उसी सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबल होता है जब कोई हिडन डिफेक्ट होता है या बायर रिलाई करता है सेलर की जजमेंट के बेसिस पे। तो कैविटेम्प्टर मीन्स लेट द बायर बीवेयर, means that ordinarily a buyer must buy goods only after satisfying himself their quality और fitness। अगर वो गलत चॉइस करता है तो वो सेलर को जो है ब्लेम नहीं कर सकता, डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकता। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ दी, यहाँ पे इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द सेलर्स ड्यूटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सेल टू गिव टू द बायर एन आर्टिकल सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर पर्पज़। अगर देखो बायर वहाँ पे स्पेसिफिकली कहता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए इस पर्पज़ के लिए चाहिए, तब वहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो पर्पज़ है उसके लिए बायर को चीज़ प्रोवाइड करे। बट अगर बायर कुछ नहीं बताता तो सेलर की ड्यूटी वहाँ पे नहीं बनती। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि बायर खुद रिस्पॉन्सिबल है। द रूल ऑफ कैविटेम्प्टर जो है डैट इज़ गिवन इन सेक्शन 16, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स। तो यहाँ पे कोई इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं है। अगर जो बायर है वो अगर सेलर को नहीं बताता मुझे इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए चीज़ें चाहिए तो सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट कैविटेम्प्टर की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे सेलर जो है बेसिकली बायर ने उसको पर्पज़ बताया है और बायर जो है सेलर की जो स्किल और जजमेंट के बेसिस पे चीज़ें खरीद रहा है, तो वहाँ पे सेलर जो है रिस्पॉन्सिबल है। बेलमैन, बेली एंड बेलर। देखो जो बेलमैन टर्म है डैट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड बेलर, जिसका मतलब होता है डिलीवर करना, किसी को चीज़ें देना। बेलमेंट कंसिस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, जहाँ पे हम एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को चीज़ें जो है हैंड ओवर करती है। ये जो डिलीवरी ऑफ द गुड्स होती है मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को चीज़ें देता है किसी पर्पज़ के लिए, और जो व्यक्ति हैंड ओवर करता है या डिलीवर करता है जनरली वो ऑनर होता है। और जब वो पर्पज़ ख़त्म हो जाता है तो वो चीज़ें जो है ऑनर को वापस करनी होती है या ऑनर की डायरेक्शन के मुताबिक जो है उनको डिस्पोज ऑफ करना होता है। तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो व्यक्ति डिलीवर करता है उसको बेलर कहते हैं और जिस व्यक्ति को डिलीवर की जाती है उसको हम बेली कहते हैं। जैसे एक्स लैंड्स हिज हॉर्स टू वाई फॉर राइडिंग, तो यहाँ पे एक्स जो है डैट इज़ दी बेलर, जो अपना घोड़ा जो है वाई को प्रोवाइड कर रहा है ताकि वाई जो है उस पर राइडिंग कर सके। तो एक्स जो है डैट इज़ दी बेलर और वाई जो है डैट इज़ दी बेली। LLP एग्रीमेंट, एज पर सेक्शन 2 ऑफ द LLP एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट मीन्स कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स के पार्टनर्स हैं उनके बीच में रिटन एग्रीमेंट है। और इसी तरह बिटवीन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर, जिनके द्वारा जो है म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़ जो है पार्टीज़ की। और उसी तरह क्या है कि राइट्स और ड्यूटी इन रिलेशन टू डैट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर जो है डिटर्मिन की जाती है। तो देखो यहाँ पे कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है कि LLP एग्रीमेंट होना चाहिए, बट ये एडवाइजेबल है कि वहाँ पे रिटन और स्ट्रक्चर जो है LLP एग्रीमेंट होना चाहिए। उससे क्या होता है कि कोई डिस्प्यूट नहीं रहता, क्लैरिटी रहती है। ए वेल स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियरली समराइज LLP एग्रीमेंट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। स्टैंडर्ड LLP एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। नेम ऑफ द LLP, डेट ऑफ द एग्रीमेंट, पार्टी ऑफ द एग्रीमेंट, इंट्रोडक्टरी प्रोविज़न, बिजनेस ऑफ द LLP, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन एंड मेथड ऑफ कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, LLP का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाएगा, बैंक, ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स, राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनर, डिस्प्यूट को किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा, आर्बिट्रेशन एंड जनरल प्रोविज़न, सेल ट्रांसफ़र एंड पार्टनरशिप राइट्स, मैनेजमेंट एंड फिड्यूशियरी ड्यूटी, ड्राइंग एक्सपेंसेस और किस तरह से इसकी सीक्रेसी को मेंटेन किया जाएगा। डिफाइन एजेंट, सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन दैट एजेंट इज़ ए पर्सन जो कि उसको इसलिए एम्प्लॉय किया जाता है ताकि वो दूसरे का काम कर सके या दूसरे को जो भी थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग होती है वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर सके। और ये जो व्यक्ति जिसको कहा जाता है कि तूने जो है द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज़ डन, देखो जो प्रिंसिपल है वो व्यक्ति है। जब कहा जाता है कि तुमने इस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना है या इस व्यक्ति का काम करना है तो उस व्यक्ति को हम प्रिंसिपल कहते हैं। और जो व्यक्ति काम करता है डैट इज़ एजेंट।
द रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंट एंड द प्रिंसिपल इज कॉल्ड द एजेंसी। जैसे एक्स जो है वाई को एजेंट अपॉइंट करता है टू बाई 10 बैग्स ऑफ राइस ऑन हिज बिहाफ, तो एक्स जो है डैट इज़ द प्रिंसिपल एंड वाई जो है डैट इज़ द एजेंट। और ये जो एक्स और वाई के बीच में ये जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, डैट इज़ गवर्न बाय द जो है एजेंसी।